जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इस क्लास के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की करंट अफेयर्स की दृष्टि से। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमा वायरस HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? तो नया वायरस है जो बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इसके मामले कहाँ पर आने प्रारंभ हुए? तो चीन में इसके मामले नए आना प्रारंभ हुए। HMPV अर्थात ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसका प्रभाव कहाँ पर हुआ है? तो चीन में इसका प्रभाव देखा गया है अभी, और कोविड-19 के समान इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। और यह बच्चों और जो बच्चे हैं और जो वृद्ध लोग हैं उन्हें प्रभावित कर रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो जो कोविड-19 के लक्षण थे इसमें श्वास लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना और श्वसन तंत्र है यह प्रभावित होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से। और बच्चों और वृद्धों और जो इसका कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र होता है उन्हें अधिक प्रभावित कर रहा है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगर कोविड में कौन सा वायरस था? SARS, जो यह कोविड का वायरस था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म होता है। और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस था जो कि कोविड-19 का वायरस था यह। और कोविड-19 को गए हुए 5 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद ये नया वापस पुनः वायरस देखा जा रहा है चीन में। श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है? तो एल्विओलाई या कूपिका श्वसन तंत्र की इकाई होती है। डिंगा वायरस अभी हाल ही में कहाँ पर इसके मामले आए हैं? तो युगांडा में डिंगा वायरस के मामले भी देखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी देश से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। और जो यूनाइटेड नेशन संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग होते हैं प्रमुख रूप से, जिसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद, ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है इसका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो USA, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और जो 5 ये स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर अर्थात इन्हें ना कहने का अधिकार है। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है और 5 में से अगर एक देश भी उसको इनकार करता है, उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होता है, तो वह नकार दिया जाता है, अर्थात वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रत्येक जो 10 अस्थायी सदस्य होता है, प्रत्येक देश का 2 वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल रहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। डेनमार्क, ग्रीस जो कि यूरोप महाद्वीप से आते हैं, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप से, पनामा और सोमालिया, ये 5 जो सोमालिया है अफ्रीकी देश का है, और पनामा, तो ये 5 जो देश है इन्हें शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में। भारत का भी इसका अस्थायी सदस्य रहा है क्या? तो भारत 8 बार इसका सदस्य रह चुका है अस्थायी रूप से। 2 वर्ष कार्यकाल होता है। और इसकी जो अस्थायी सदस्य है उसमें भारत 8 बार सदस्य के रूप में नामित हो चुका है। एक इसके 6 अंगों में से एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 5 जो प्रमुख अंग इसके, उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल कोर्ट का। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन बने? तो जो नवाब सलेम इसके अध्यक्ष बने इंटरनेशनल कोर्ट के। और भारत से कौन यहाँ पर न्यायाधीश है वर्तमान में? तो जो दलवीर भंडारी जी है वर्तमान में यहाँ पर न्यायाधीश है, जो कि राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट देखते हम सदस्य देश, कौन कौन से देश है जो अभी किन किन संस्थाओं के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य भी इजराइल बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य अल्जीरिया है। संघाई सहयोग संगठन का बेलारूस है। नाटो का स्वीडन है 32वां नवीनतम सदस्य देश। G20 का अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य देश बना था। और ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल होते हैं। मिस्र, सऊदी अरब, UAE, ईरान और इथोपिया, ये 5 नए देश शामिल होते हैं ब्रिक्स के अंतर्गत। एससीओ की बैठक कहाँ होती है? 2024 में। तो जो एससीओ है इसकी बैठक कहाँ पर होती है? तो जो
जो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहाँ पर इसकी बैठक होती है और बेलारूस को यहाँ पर शामिल किया गया है। नाटो का अभी हाल ही में 32वां सदस्य स्वीडन बना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेड क्वार्टर, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। और 1949 में इसकी स्थापना होती है नाटो की। G20 की अध्यक्षता किसने की है इस बार 2024 में, तो ब्राज़ील ने G20 की अध्यक्षता की है इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अगला। हाल ही में 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है, तो 3 दशक अर्थात 30 वर्षों के बाद अपनी लासेल खदान से तांबे का निर्यात अभी ओमान ने प्रारंभ किया है। लासेल खदान यह तांबे कॉपर की खदान है और ओमान देश की खदान है यह, जहाँ से अभी 3 दशक के बाद निर्यात प्रारंभ किया गया है, अर्थात 30 साल के बाद इसे वापस से पुनः खोला गया है। अगर तांबे की खदान की बात करेंगे तो विश्व में तांबे की खदान कौन सी प्रसिद्ध है, जहाँ पर कुल विश्व का 1/3 तांबा प्राप्त होता है जहाँ से, तो जो चिली देश है, चिली की चिक्वी कमाटा जो खान है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। भारत में कौन सी खदानें हैं जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का बालाघाट। राजस्थान की खेतड़ी की खान और मध्य प्रदेश का बालाघाट की जो खान है यह भारत में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। तांबे का अयस्क कौन सा होता है, तो कॉपर पाइराटीज जो इसका अयस्क होता है और झाग प्लावन विधि के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तांबे के अयस्कों को कॉपर पाइराटीज इसका अयस्क है। ओमान की अगर बात करें तो मस्कट इसकी राजधानी है ओमान की। भारत और ओमान के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो इंडिया और ओमान के मध्य अल नगहा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास आयोजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो 2025 या इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। जनरेशन बीटा, अब जिन भी बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2025 से हुआ है इस जनरेशन को बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले और 2039 तक जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे अब वो बीटा जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। बीटा जनरेशन क्या होगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात मशीनों के साथ इनकी दोस्ती रहेगी। मशीनों को देखते हुए आर्टिफिशियल को किससे साथ इनकी ये बड़े होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के साथ। डिजिटल होंगे अर्थात ये डिजिटल होंगे बचपन से ही, डिजिटल होने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये अपने आप को सहज महसूस करेंगे डिजिटल होने में भी। तो इसे जनरेशन को बीटा जनरेशन नाम दिया है 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले बच्चों को और 2039 तक के। बीटा जनरेशन के बाद कौन सी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे जनरेशन गामा नाम दिया जाएगा। बीटा जनरेशन के पहले कौन सी जनरेशन थी, तो इस जनरेशन से पहले जनरेशन अल्फा थी। 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा नाम दिया गया है। और हम कौन सी जनरेशन के हैं, तो आप मुमकिन है कि लगभग आप जनरेशन जेड से होंगे। 1995 से 2009 के मध्य जो जन्म लेने वाले बच्चे थे ये जनरेशन जेड से संबंधित थे। तो लगभग हम जो लोग हैं जो अभी क्लास देख रहे हैं और जो हम लोग हैं अभी वर्तमान में, यह जनरेशन जेड के अंतर्गत आते हैं 1995 से 2009 के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे अब 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले बच्चे। आप याद रख सकते हो कि जो आपके बच्चे होंगे ये बोर्नविटा पीकर आएंगे, तो बीटा जनरेशन होगी आने वाली जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है, तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास और जो हमारा कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार को प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास और कृषि मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना और कृषि संसाधनों तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना। भारतीय कृषि के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना और सभी तक जो संसाधन है वो पहुँच सके, तो कृषि संसाधनों तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप है उन्हें मजबूत करना
भी इसका उद्देश्य रहने वाला है। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है प्रोजेक्ट ईशान। वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो जो शिवराज सिंह चौहान जी है, वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री है और ये पहले कहाँ के सीएम भी रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश के यह सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इसका 31वां क्रम रहने वाला है यह, और इस बार इसका होस्ट कौन रहेगा? तो मध्य प्रदेश इसका होस्ट रहने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन होना है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का, और इसका शुभारंभ कौन करेंगे? तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहनलाल जी यादव इसका शुभारंभ करने वाले। और इसका विषय क्या रहेगा? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना जो है इसका विषय रहने वाला है। और इससे पहले जो 30वें क्रम की यह बैठक थी कहाँ पर हुई थी? तो अहमदाबाद गुजरात में हुई थी इसकी 30वें नंबर की बैठक। देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उज्जैन में देश की पहली घड़ी स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो सांची को घोषित किया गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत की पहली सोलर सिटी है। और अभी हाल ही में जो सीमा के नज़दीक होने वाला सोलर गांव कहाँ का बना था? तो यह गुजरात का बना था जो सोलर गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में प्रारंभ हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स अर्थात मेला ही होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका 813वां उर्स मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो अजमेर दरगाह राजस्थान में यह प्रारंभ हुआ है, अजमेर में। और यहाँ पर कौन ध्वजारोहण करता है, कौन ध्वज को फहराता है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जब बुलंद दरवाजा है यहाँ पर, इस पर तो भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है, राजस्थान में भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वह दरगाह के बुलंद दरवाजे पर ध्वजा फहराता है इस नियम के तहत, और फिर इस उसका शुभारंभ होता है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर चादर पेश की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यहाँ पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो जब इनका भारत आगमन हुआ, जब ये भारत आए उस समय भारत में कौन से युद्ध हो रहे थे? तो 1191-92 में लगभग जो तराइन के युद्ध है वह हो रहे थे। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके मध्य हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। लेकिन जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी विजय होता है। राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से मेले उत्सव होते हैं देख लेते हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? बीकानेर में होता है। और ऊँटों पर जो उस्ता कला की जाती है उसका GI टैग अभी बीकानेर को मिला था। पशु मेला कहाँ पर? पुष्कर में लगता है। मारवाड़ मेले का आयोजन जोधपुर में होता है। और गणगौर कहाँ पर मनाया जाता है? तो जयपुर में आयोजित होता है गणगौर। ऊंट मेला बीकानेर, पशु का मेला पुष्कर, मारवाड़ जोधपुर में और गणगौर पर्व जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में शिक्ष्य दांत परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा शिक्ष्य दांत परियोजना प्रारंभ की गई है। और किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो जो कैदी हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। पंजाब सरकार ने यहाँ के सीएम को ने वर्तमान में, तो सीएम यहाँ के भगवंत मान जी है। तो पंजाब सरकार यहाँ के सीएम भगवंत मान जी है, इनके द्वारा कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो शिक्ष्य दांत परियोजना है प्रारंभ की गई है। जो कैदी है उन्हें कैदियों को भी कौशल विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्हें प्लम्बर, दर्जी, इलेक्ट्रिशियन जैसे कुछ प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वो अपने जीवन को आगे जी सके और समाज की मुख्य धारा में वह पुनः आ सके। और उनके जो कैदियों के बच्चे हैं उनको भी इस प्रोग्राम के तहत शिक्षा दी जाएगी। और इसके तहत 15 स्थायी शिक्षकों को भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके तहत 15 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पंजाब सरकार के द्वारा एक बेहतरीन पहल की गई है जो कि एक सार्थक होगी। और शायद उन्होंने यह सोचा, इस सरकार ने पहली बार ऐसा, कि कैदियों को, बच्चों को भी शिक्षा दी जाना आवश्यक है और कैदियों को भी कौशल विकास किया जाना चाहिए। मिशन निश्चय अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था कुछ समय पहले, और नशा मुक्त पंजाब के लिए इसे प्रारंभ किया गया था मिशन निश्चय को। सृजन ऐप अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने ही लॉन्च किया था। जो मातृ मृत्यु दर है इसे कम करने के लिए सृजन ऐप लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है?
तो साई परांजपे, यह निर्देशक और लेखिका है साई परांजपे। इन्हें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह निर्देशक और लेखिका है। इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन सी है? तो चश्मे बद्दूर और स्पर्श, चश्मे बद्दूर और स्पर्श इनकी प्रसिद्ध फिल्में थी साई परांजपे की। और जो एक अजंता एलोरा महोत्सव का आयोजन होने वाला है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में, अजंता एलोरा महोत्सव, जिसका आयोजन 15 से 19 जनवरी के मध्य होगा। यहाँ पर पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा साई परांजपे को। और ये फिल्म निर्देशक और लेखिका थी। और चश्मे बद्दूर और स्पर्श इनकी प्रमुख फिल्में थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है इस बार? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार से अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया है। चैंपियन अवार्ड किसे मिला है यूनाइटेड नेशन का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन अवार्ड, तो अभी माधव गाडगिल जी को मिला है। और विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है विटली गोल्ड अवार्ड से। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है। यह पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है, इनके द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से। और इसमें कश्मीर का इतिहास, एक अन्य क्षेत्रों से संबंध, जो प्राचीन समय में कश्मीर के संबंध रहे उसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। और कश्मीर में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से। अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पुस्तक के मायने इस रूप में हैं कि इस पुस्तक को लॉन्च करते हुए जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा है कि कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है। अर्थात हो सकता है कि भविष्य में कश्मीर का नाम कश्यप भूमि हो सके, क्योंकि गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बोला है तो उन्होंने ऐसे ही तो बोला नहीं होगा, तो इसका कुछ न कुछ अर्थ हो सकता है। तो जो कश्मीर को कश्यप भूमि कहा है अमित शाह ने इस पुस्तक के विमोचन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य, यह आख्यान है और इस पर अभी पुस्तक हुई है जिसमें कश्मीर के इतिहास, अन्य क्षेत्रों से कश्मीर के संबंध और बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध धर्म है इसका उत्कर्ष कश्मीर में, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।